वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम अंशास की तरफ जाना चाहते हैं, 91 अंशा को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ना अंशा के बारे में पता होना चाहिए कि नवमांश बनता कैसे है, या कोई सा भी जो डिविजनल चार्ट आप देखते हो D2, D3, D4, ये सारे के सारे चार्ट्स आखिरकार बनते कैसे हैं, ये पहले आपको पता हो, तब जाके आप उस लॉजिक को शायद पकड़ पाओ जब कोई सी भी चीज के बारे में, अंशा के बारे में बात करता है। तब अंशा जो है वो राशि का एक डिवीजन है, ठीक है। अब एक राशि कई हिस्सों में तोड़ी जा सकती है। आप जब भी पराशरी सिस्टम को देखते हो, वहां पे जब वो डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं ना, तो वो डिविजनल चार्ट्स के पीछे हर अंशा में एक रूलर को लगा के जाते हैं और फिर उस रूलर के हिसाब से उनकी पूरी गणना होती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मनमर्जी से कोई भी डिविजनल चार्ट्स को बनाकर थोप दें। हाँ, रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए, हम गहराइयों में जाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उसको जब हम प्रेजेंट करेंगे तो वहां पे हमारे पास वो लॉजिक होना जरूरी है कि हम उसमें अंशा को एक्सप्लेन करें। ये बात को ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट डिविजनल चार्ट्स जब हम देखते हैं तो D44 या D144, 144वां जो अंशा है वहां तक मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन पूरे के पूरे अंशास के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं है। D60 का चार्ट अपने आप में सबसे मुश्किल क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो उसके अंदर अंशा आते हैं ना, अंशा में जो मीनिंग लिखा है और जब हम अप्लाई करते हैं कई बार उसमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला, हमें हिंट्स मिल रही होती हैं, लेकिन हम क्योंकि उन वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग नहीं जानते तो वो हमारे लिए चुनौतियां भी बन जाती। आप समझो कि जब कभी भी किसी राशि के टुकड़े करेंगे तो वो टुकड़े करने के बाद उसके अंदर आने वाले अंशांश का कोई ना कोई महत्व होगा। मैं नवमांश को भी पहले दिखाऊंगा, ठीक है। लगन कुंडली से शुरू करेंगे, फिर हम नवमांश पे चलेंगे और फिर हम 91st अंशा को खोजने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं, मान लीजिए ये एक जातक की लगन कुंडली है, ये 28 डिग्री से बनती है, ठीक। लगन कुंडली के अंदर कई सारे अंश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कौन सा डिवीजन उठाना चाहते हो। आप 10th डिवीजन उठाना चाहोगे तो 10 होंगे, 11th उठाना चाहोगे तो 11 आएंगे, 12th उठाना चाहोगे तो 12 डिवीजन बन जाएंगे। करना क्या है? आफ्टर ऑल करना यह है कि 30 डिग्री की होती है एक राशि, इसको आप किसी भी एक्स फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जब हम नवमांश को बनाते हैं तो हम कितने हिस्से में तोड़ना चाहते हैं? तब हम तोड़ना चाहते हैं इस 30 डिग्री को 9 हिस्सों में, ठीक है। 9 हिस्सों में तोड़ने के लिए सबसे साधारण सा तरीका जो होता है वो क्या होता है कि एक राशि जो होती है, एक राशि, उसके अंदर होते हैं कितने? 2.5 नक्षत्र, ठीक है। इसीलिए यहां पे हम सबसे पहला डिवीजन बहुत आसानी से देख लेते हैं। वो क्या होता है कि एक नक्षत्र जो होता है वो हमें देखने को मिलता है कितने का? 13 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है। 13 डिग्री 20 मिनट में देखिए, इसी में और ऐड कर दीजिए 13 डिग्री 20 मिनट, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 डिग्री 40 मिनट, 2 नक्षत्र पूरे, और बचता है आधा नक्षत्र। अब आधा नक्षत्र जो है वो किस हिसाब से होगा? ये 40 है, इसको 20 और मिल जाए तो ये 60 होके 1 डिग्री बन जाएगा, 60 पे कंप्लीट हो जाता है। 60 सेकंड्स मेक्स 1 मिनट वाला कंडीशन। अब यहाँ पे ये 1 हो गया, यानी ये 27 हो चुका है। अब इस 27 को कितने की जरूरत पड़ेगी? 3 की जरूरत पड़ेगी। तो 3 डिग्री 20 मिनट इसमें और ऐड कर दिया जाए तो ये आ जाता है आपके पास 30 डिग्री। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूज होता है। यानी कि नवमांश के अंदर हम बात करें तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक अंश होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का एक
अंश होता है जो कि नवमांश को बना सकता है। कैसे? देखिए 2.5 नक्षत्र हैं हमारे पास, 2.5 नक्षत्र हैं हमारे पास। एक नक्षत्र जो है उसके अंदर हम देखें तो कितने पद आएंगे? एक नक्षत्र में पद आता है, एक नक्षत्र जो होता है वो अपने अंदर 4 पद को रखता है। ठीक है, तो 2 नक्षत्र में हो जाएंगे कितने? 8, और आधा और जोड़ देंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं 1 रह जाएगा। कुल मिला के जो हमारे पास फॉर्मेशन आएगी वो आएगी 9 पदार्थ की। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन हमें ध्यान में रखनी होती है। अब हमारी सारी कैलकुलेशंस इसके ऊपर चलेंगी कि हम अपने डिविजन्स को कैसे बनाने जाएंगे। लगन कुंडली के अंदर आप जो भी डिवीजन उठाना चाहोगे वो डिवीजन आप उठाने के लिए फ्री हो सकते हो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी। हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम कोई एक डिवीजन चार्ट बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब यहां तक की चीजें अगर हम समझ चुके तो आगे चलते हैं और अब कैलकुलेशंस को लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए कैलकुलेशंस लगाना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें 28 डिग्री मिल रही है, 28 डिग्री मिल रही है, तो अब इसको 9th डिवीजन में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? ये 28 डिग्री जो है इसका 9th डिवीजन हमें पता करना है। ठीक है, और वो कौन से अंशा में आएगा बस ये कैलकुलेट करना होता है। यहां से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 9 नंबर यहां लिखा है, यहां से शुरू होगा। अब देखिए ये डिग्री 9 नंबर की राशि में आती है तो गिनती जो शुरू होती है वो हमेशा चर राशि से होती है। 1, 5 और 9 में 1 नंबर जो है वो चर राशि हुआ करती है। ठीक है, एक नक्षत्र जो हमने लिया है वो होता है कितने का? 3 डिग्री 20 मिनट का। तो यहां पर हम देखें 28 है, इसका मतलब इसके अंदर 9 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर तो नेचुरली आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 27 यहां से दिख रहा है और ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब है लास्ट वाला जो था वो 8th तक कंप्लीट हो चुका था। 3 डिग्री 20 मिनट को आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, चीज कितनी मिलेगी? ये होती है 24, ये कितना है? 20। 20 वाला जो फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है ये कितनी बार रिपीट होगा इसको समझने की कोशिश करें। 20 प्लस 20 प्लस 20, ये 3 बार 20 हो गया तो 60, यानी कि 1 डिग्री बन जाता है। यहां पे हम कितने बार जा रहे हैं? 8 बार जा रहे हैं। 3, इसी तरीके से 3 बार और जाएंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बचेंगे कितने? 2 बचेंगे 8 के लिए। 8 से मल्टीप्लाई कर दें या 8 बार ऐड कर दें, तो इस हिसाब से देखिए 3 करेंगे तो 2 डिग्रियां बन जाएंगी, यानी कि प्लस 2 डिग्री, और ये कहलाएगा 40 मिनट। तो ये सिचुएशन कहलाती है 26 डिग्री 40 मिनट पे 8वां अंशा खत्म हो गया, 9वां अंशा जो है वो शुरू हो चुका जैसे ही 26 डिग्री 40 मिनट क्रॉस हुए। अब 9वां अंशा जो है आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको अपने आप आपका नवमांश की जो कुंडली बनती है वो कहां से बनेगी? यहां से गिनती शुरू होगी। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में जिन भी जातकों का 9 नंबर का लगन है, डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से आगे बढ़ते ही सबको जो नवमांश मिलेगा वो यही नवमांश मिलेगा। 9th नवमांश 9 नंबर से बनेगा। ठीक है, ये पहली चीज है नवमांश कैसे बनता है। ठीक, अब इसके अंदर हम नवमांश की गिनती को समझना शुरू करें, उसमें चलेंगे, क्योंकि मुझे लेके कहां जाना है? मुझे लेके जाना है 91st अंशा तक। 91st अंशा को हम बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा? अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ गई कि एक राशि में 9 अंशा होते हैं। अब इसके हिसाब से हम सारी कैलकुलेशनों को आसानी से कर लेंगे। ये राशि शुरू हुई, यहाँ पे हमने देखा कि गिनती शुरू हुई और पहला अंशा यहीं से आया था। ठीक है, आपका नवमांश जो बना वो एग्जैक्टली यही बन गया, अलग बनाने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली यही बन गया। अब इस नवमांश के अंदर सेकंड हाउस
10 नंबर पे आया है, थर्ड हाउस 11 नंबर पे, फोर्थ हाउस 12 पे, फिफ्थ हाउस 1 नंबर पे, सिक्स्थ हाउस आपके पास आया है 2 नंबर और सेवेंथ हाउस आपके पास आया है 3 नंबर। ये नेचुरली नवमांश बन चुका है। लगन कुंडली और नवमांश कुंडली एक जैसी है। अब इसके अंदर हम जब आगे की काउंटिंग के नवमांश और उनके स्वामियों को खोजने का प्रयास करेंगे तब क्या होगा। यहां पर ये नवमांश 9 पे खत्म हुआ, अब इसके आगे से 10 से बनना शुरू हो सकता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात कर रहा हूं, जिनको कैलकुलेशंस का नहीं आइडिया उनके लिए। जब गिनती गिन रहे थे हम यहां से, तो हम यहां तक आके कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे की कंटिन्यूटी जो चलेगी वो 9 कंप्लीट है, आगे जो चलेगा वो 10 से शुरू होगा और कहां तक जा सकता है, 9 अंश होनी चाहिए। एक यहां पर है, 8 पीछे से लेना है, एक यहां पर है और 8 पीछे से लेना है। तो यहां से अगर शुरू करते हैं तो गिनती कहां तक जाती, 6 तक जाती। यहां से शुरू करें तो गिनती 6 तक जाती। एक अंशा तो मौजूद है ना पहले से, लास्ट वाला उसका। अब बाकी के अंशा कहां से आएंगे, 10 से गिनती शुरू होगी और जाएगी 5 तक, क्योंकि 9 ही अंशा आ सकते हैं नवमांश में। एक अंशा मौजूद है, इसके बाद का जो अंशा है वो 10 से शुरू होगा उसके आगे कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन वो 6 तक नहीं जाएगा, वो जाएगा 5 तक। इस काउंट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो यहां पर 9 से शुरू हुआ है और कहां तक जाके खत्म हुआ है, 5 तक खत्म हुआ है। आगे वाला जो अंशा एंटर अब होगा 5 की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए, वो 6 से हो जाएगा। ठीक है, 6 से शुरू होगा तो अब उसके अंदर कितने आ सकते हैं, 9 आने चाहिए, 9 आने चाहिए। जब 6 से बात करेंगे तो 6 से 9 कहां तक जाएगा, इस बात को समझिए। काउंटिंग जब भी बढ़ेगी, लगातार काउंटिंग चलेगी, 6 से 9 करने जाएंगे तो आपको कौन सी राशि नजर आएगी, 7, 8 और 9, यहां पर 2 तक। 6 से 9 में आपको 2 तक नजर आएगा। अब यहां पे शुरुआत जो हुई है वो खुद ही 6 से हुई है। ठीक है, इस कारण से 9 अंशा उसके अंदर आएंगे तो ऑलमोस्ट 6 से लेकर 2 तक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 9 से चले हैं और 5 अंशा इनके अंदर बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे 9 अंशा बैठे हैं, तो 9 से चल के 5 नंबर तक। यहाँ पे 6 से चल के 2 नंबर तक 9 अंशा हैं, यहाँ से गिनेंगे तो ये 9। इसके बाद आएगा 3 से चलना शुरू करेंगे, तो 3 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक आएंगे, 9 अंशा कंप्लीट होते होते 11 पे आते। यहाँ से गिनती शुरू कीजिए, यहाँ पे आएगा तो 3 से लेके 11 तक यहाँ पर अंशा मौजूद होंगे। यहाँ पे मौजूद होगा वो होगा 12 से लेके, 12 से शुरू हो तो कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अंशा शुरू करें, यहाँ पे अब 9 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जा सकते हैं 9 अंशा। 9 से शुरू करेंगे तो फिर आपको कहाँ पर आना है, 5 की तरफ आना है। तो ये 9 से 5 की साइकिल अब बन गई। अब यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे आ जाइए 6 से लेके 2 तक, यहाँ पे आ जाइए 3 से लेके 11 तक, फिर आगे इसको 12 से 8 और फिर यहां से आगे 9 से 5, 6 से 2, 3 से 11 और फिर आखिरी में कौन सा आएगा आपके पास, 12 से 8। ठीक है, ये फॉर्मेशन आएगी। अब यहाँ पे जो वीडियो के अंदर बात कही गई थी वो कुछ शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे अंशा आता है उसी का स्वामित्व इसके पास आता है। ये जो 91st अंशा बनता है वो उसी चीज को यहां से कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, अगर लॉजिकली देखें तो एक राशि के अंदर 9 अंशा है, इन 9 अंशा के होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि 9 11 कितना होगा, 99 और 9 10 जा कितना होगा, 90। 9 इंटू 10 ये हमें 90 अंशा देगा और 9 इंटू 11 यहाँ पे हमें 99 अंशा मिलेंगे। तो यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करेंगे 91 से लेकर इसमें 99 तक आएंगे। ठीक है, तो यहां तक मैं मान लेता हूं कि उन जातक की बात ठीक है कि 11th हाउस में आता है आपका 91st अंशा। ठीक है, ये वाली चीज यहां पे कही जा सकती।
दूसरी बात ये कही है उन्होंने कि जो आपका 91st अंशा है उसका स्वामी आपका यहाँ पे जो 7th हाउस है नवमांश में उसका लॉर्ड होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन एक बनती हुई दिखती है। तो ठीक है, अगर इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि सिर्फ 91st अंशा का स्वामी हमारे लिए D9 में 7th लॉर्ड है, तो यहां तक ओके है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशंस को जब भी लगाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, अंदर की डिग्रियों के वेरिएशन के कारण, अंदर के डिग्री के वेरिएशन के कारण ऐसा हो सकता है कि कभी कभी यहां पे ये अंशाज में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, एक चीज। दूसरी बात, अगर आप इस लॉजिक को लेकर चल रहे हो कि 91st अंशा का लॉर्ड 7th से कनेक्टेड है, तो आप इस बात को भी देखो कि वो 3rd से भी तो कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं, अगर अर्थ बिल्कुल परफेक्टली गोल है और अंदर की डिग्रियों में कोई भी वेरिएशन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में उस आइडियल केस में शायद ये रूल लग जाए, शायद ये रूल लग जाए। यदि हम इसके अंदर जो अर्थ एकदम गोल नहीं है, कई बार हम देखते हैं ना, यहाँ की डिग्रियां कुछ और जा रही है, यहाँ की डिग्रियां शिफ्ट हो जा रही है, ऐसी परिस्थिति को देखेंगे तब वो लॉजिक फेल होने की संभावना बनती है। दूसरी बात, यदि ये बात कही गई है और अगर उन्होंने बहुत सारी चीजों पे टेस्ट किया होगा, मैं कहीं उनके ऊपर भी सवाल नहीं कर रहा, अगर उन्होंने ये बात कही है और ये लॉजिक अच्छा काम कर रहा है, तो फिर ये भी यकीन मानिएगा कि 91st अंशा का लॉर्ड आपका ना सिर्फ की सेवंथ बल्कि 3rd को भी रिप्रेजेंट करेगा। 3, 7 और 11 ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे नंदी वाले सिस्टम में कहते हैं, नाड़ी सिस्टम में कहते हैं ना कि हमेशा ये त्रिकोण काम करता है, जुड़ा हुआ होता है। तो उस तरीके से ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ सकता है। मैंने चार्ट्स के ऊपर नहीं लगाया, इसीलिए मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि हाँ इट वर्क्स और कैनॉट वर्क्स, ये टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि उनका ये मानना था कि नवमांश की कुंडली से आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को देख सकते हो। अब इसमें बात ये उठेगी कि भाई 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ कोई भी ग्रह, 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ कोई भी ग्रह वो एक सर्टेन डिग्री को लेकर चलेगा। मैं यहाँ पे इतने फिगर्स को इसीलिए लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली ये देखिए 3 और 3 की शुरुआत है, डिग्रियों का सारा खेल है, ठीक है ना। 3 और 3 की शुरुआत है, डिग्री का खेल है। इसके अंदर बैठा हुआ ग्रह यहां से 3 नंबर से लेकर 11 नंबर तक की कोई सी भी राशि को ले सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा 3 नंबर की राशि को ले लेगा, ठीक है। इस कारण से अगर वो 3 नंबर की राशि को नहीं ले पाता है तो भी वो इसके अंदर आने वाले बाकी की राशियों में ही आएगा, वो कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस के अंदर आने वाले 9 अंशाओं में से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके चार्ट में हो सकता है कि यहाँ पे जो बैठा हुआ ग्रह है वो एग्जैक्टली वो शुरुआत की डिग्री में, ठीक है। अगर वो शुरुआत की 3 डिग्री 20 मिनट में है, क्योंकि एक अंशा कितने का था, 3 डिग्री 20 मिनट का था नवमांश में। अगर इसी के अंदर कोई ग्रह बैठा है 11th हाउस में 3 डिग्री 20 मिनट पे बैठा है, तब वो परिस्थिति बनेगी जो उस वीडियो में उन्होंने कहा है। वो काम करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी वो चीज ना तो खोजी ना अप्लाई करके देखी, इसलिए। लेकिन यदि वो अपनी बात को कह रहे हैं तो इसका सीधा सा एक अर्थ है, वो ये कहना चाहते हैं 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो और वो 3 डिग्री 20 मिनट पे बैठा हो, तब उसको उठाइए और लगा के देख लीजिए, तो फिर ओके, कोई दिक्कत नहीं, वो करके सोच सकते हो। दूसरी बात, 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो नवमांश में यदि कनेक्ट हो 7th हाउस से, उन्होंने ये बात कही 7th हाउस इस पॉइंट पर देख रहे हैं, अगर वो 7th ना बोल के 3rd भी बोल दें तब भी ये लॉजिक फिर काम करना चाहिए, क्योंकि अंशा के तौर पे देखें तो ये चीजें सेम आती हुई
नजर आ रही, बट ठीक है, अब उनकी मेहनत है तो हम उस पर भी सवाल नहीं उठा सकते। खोजेंगे हम भी, अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर बताएंगे कि हाँ, जातक के 11वें भाव में कंडीशन ध्यान रखिएगा कि ग्रह जो होना चाहिए वो 3 डिग्री 20 मिनट का ही वहां पे बैठा होना चाहिए, यानी कि उस हाउस के स्टार्ट के अंदर ही वो आ जाना चाहिए, तभी ये रूल हमें देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं। वरना क्या होता है, बाकी लोग ऐसा देखते हैं, अरे मेरे में तो 11th हाउस में ग्रह बैठा है, और वो उठा के कहीं भी लगा देते, वो ये भूल जाएंगे कि उसकी डिग्री क्या है, वो काम क्या कर रहा है। ऐसा नहीं करना हमें। कोई भी चीज हम पकड़ रहे हैं, हम उसको लेके चलना चाहते हैं, बिल्कुल लेकर चले, हमारे को इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने कोई चीज खोजी है, हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं और वो सही जा रही है, तो उसको मानने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उसके अंदर की चीजों को लगाते समय इन बातों को जरूर ध्यान रखिए कि आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स में अलग अलग नेचर के ग्रह वहां हैं, तो वो रिजल्ट्स को वेरी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो चार्ट था उसके अंदर जब हमने बात की थी तो हमने कहा था सबकॉन्शियस माइंड आ रहा है आपके लिए शनि, राशि जो थी वो थी शुक्र की, शनि यहाँ पे बैठे थे, शुक्र यहीं पे बैठे थे, यहाँ मौजूद थे केतु। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम बात करें कि जातक जो है वो अपनी अर्निंग्स कहाँ से लेगा, नेचुरली ये लॉ नहीं आने के बाद, ये रूल, ये टेक्निक नहीं आने के बाद भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को देखते हो। तो देखो, आत्मा जो थी आपके 11th हाउस की वो शनि थी, एक चीज। दूसरा, जो इसका स्वामी है वो शुक्र है। ठीक, दोनों के दोनों जाके बैठे हैं मंगल की राशि में। इसका मतलब है कि आपके सोर्स ऑफ अर्निंग पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव होगा मंगल का। ठीक, ये पहली कंडीशन। दूसरी बात ये कि नवमांश के अंदर जब आप आते हो तो नवमांश में वीनस आता था आपके इस हाउस के अंदर, शनि आता था आपके इस हाउस के अंदर, यानी कि जो आपके लाभ की आत्मा है वो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशन स्टेटस से मिलनी चाहिए, और जो इसका मालिक है, हेल्थ दिखा रहा है शुक्र, वो सरकार की राशि से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो एक लाभ है, एक अर्निंग है, उसमें सरकार का तत्व आता है। ठीक। दूसरा, जो आत्मा है वो कहां से जुड़ रही है, वो जुड़ रही है 10th हाउस ऑफ स्टेटस से, लेकिन वो मर्क्यूरी से जुड़ रही है, तो आप रह रह के हो सकता है अपने बिजनेस की तरफ भी अपना एक मन बनाते होंगे। ये चीजों को ध्यान रखना है। अब फैक्टर है वो है केतु का। केतु जहां बैठता है वहां की चीजों को सोखता है, कम करता है, इसलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई ना कोई कारणों से आपका जो लाभ है, जिस लेवल पे आप अपने गेन्स को देखना चाहते हो, वो उतना ना मिलता हो। ये लाभ भाव है, जरूरी नहीं कि इसको पैसे से ही देखा जाए, आप ये भी देख सकते हो कि आप अपने जिंदगी में कर्म करते हो 24 घंटे का। ठीक है। और उसके बाद आपको जो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं वो सिर्फ 2 घंटे वाले बराबर के दिखते हैं, जबकि दूसरा कोई इंसान सिर्फ 2 घंटे काम करता हो और उसको रिजल्ट ऐसे मिलते हो जैसे उसने 24 घंटे काम किया। ये तब होता है जब 12वें घर में या 11वें घर में, सॉरी, वहां पे राहु मौजूद हो। राहु चीजों को बढ़ाता है, केतु चीजों को घटाता है। तो इस हिसाब से जिस भी नेचर का प्लेनेट है उसके नेचर को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बिना टेक्निक के मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ का जो मालिक है वो क्योंकि बैठा है आपके उस राशि में जो कि किससे कनेक्टेड है, 5 नंबर सूर्य से, सरकार से, इस कारण से सोर्स ऑफ अर्निंग जो होगी वो कहीं ना कहीं आने की संभावना सरकार से जुड़ सकती है। नवमांश में ये कंडीशन है, लगन कुंडली में नहीं है, इसलिए हम उसको वैसे भी देख के कह सकते हैं। बाकी तो तकनीकों को और अच्छे से विकसित किया जाए, उसमें हमें कोई बुराई नहीं करना चाहिए। आप भी ऐसी चीजों को खोजिए, हो सकता है आप लोगों को भी कोई ना कोई नई तकनीकें मिले और आप उसको शेयर कर सको, तो वो काफी बेनिफिक होगा हमारे लिए भी और दूसरों की भी इससे भलाई हो जाएगी। धन्यवाद।